चैप्टर 3 तो फ्रॉड की हम बातें कर रहे थे। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर के हम क्वेश्चंस देख रहे थे। फ्रॉड रिस्क फैक्टर के क्वेश्चंस, बात है ऐसी, और हमने ऑटम 21 कवर कर लिया था, स्प्रिंग 21 कवर कर लिया था, बल्कि कुछ 18 में हम पहुंच गए थे। स्प्रिंग 18 भी हो गया था, ऑटम 17 नहीं हुआ। चलिए ऑटम 17 में आए ज़रा। ऑटम 17 को मिला के उसने 6, 12 और 7, 19 नंबर के लिए चैप्टर टेस्ट किया। Your firm has, क्वेश्चन नंबर 2 था एक, Your firm has recently been appointed. Your firm has recently been appointed as the external auditor of Joe Limited. The engagement partner has planned a meeting with the audit team to discuss the overall audit strategy and finalize the audit plan. List the planning activities which you would need to discuss with the engagement partner regarding the issues relating to the first year of audit engagement. 4 नंबर है। फर्स्ट ईयर ऑडिट एंगेजमेंट से रिलेटेड प्लानिंग एक्टिविटीज़ आप क्या डिस्कस करोगे? ना 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 हमने स्पेसिफिक ये 4 पॉइंट ही पढ़े हैं। एडिशनल कंसीडरेशन फॉर इनिशियल एंगेजमेंट, एडिशनल कंसीडरेशन फॉर इनिशियल एंगेजमेंट, स्पेसिफिकली हमने ये 4 पॉइंट ही पढ़े हैं। मीन किसी कंपनी का आप पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हो तो आपने एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन क्या कंसीडर करनी है। अगर आप आ जाएं ऑन पेज 21 जहाँ पे इंटरम फाइनल ऑडिट पढ़ा था, बिल्कुल उसके टॉप पे 4 पॉइंट हमने पढ़े थे। पढ़े ही नहीं थे, मैंने पढ़ाए हैं, कसम से मैंने पढ़ाया, 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं। क्या ख्याल है? एडिशनल कंसीडरेशन फॉर इनिशियल एंगेजमेंट में पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें प्लानिंग एक्टिविटीज़ में 4 एडिशनल कंसीडरेशन क्या देखनी है कि हमें एक मीटिंग कंडक्ट करनी है किसके साथ, प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ, रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्की एरियाज। हमें क्या करना है, क्लाइंट की मैनेजमेंट से जो है वो इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग एनी सिग्निफिकेंट इवेंट अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर। मीन क्या इवेंट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो अराइज हुए हैं। हमें ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उनको वेरीफाई करना है कि प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो एक्यूरेट हैं या नहीं। और लास्ट में हमें क्या करना है, अपनी फर्म के वर्क का या अपने ऑडिट वर्क का क्वालिटी कंट्रोल मीन QCR जो है वो परफॉर्म करना है। क्यों? पहली दफ़ा ऑडिट करने जा रहे हैं तो वर्क लैक कर सकता है। क्या ख्याल है? कोई ऐसी बातें की हुई हैं हमने पास में, कोई 3-4 दफ़ा ये टॉपिक टेस्ट किया हुआ है। चलिए आगे, क्या ख्याल है? मैंने क्या किया है, ये पूरी बुक जो थी ना हमारी ऑडिट की, इसको 130 पेजेस पे सम अप कर दिया। अब आप इसको और शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक हो गया? मीन ये 130 पेजेस आपको एक एक लाइन जो है वो कवर करना होगी। पूरी कोई 350 पेजेस की बुक, उसको हमने 130 पेजेस पे सम अप कर लिया। अब इसे फर्दर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम शॉर्ट होनी थी, हो गई है। इसलिए एक एक लाइन जो है किसी भी पेज पे वो इम्पोर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है और उसकी लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 7 था 2 नंबर के लिए। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिस्ट एनी 4 बेंचमार्क विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मटीरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अलावा कोई 4 बेंचमार्क क्या हो सकते हैं? रेवेन्यू हो सकता है, टोटल एसेट्स हो सकता है, लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, नेट एसेट्स हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। कोई बड़ा एक्सपेंडिचर है लाइक एडमिन एक्सपेंसेस है तो उसकी भी निकाली जा सकती है। क्या ख्याल है? शेयर कैपिटल भी हो सकता है, शेयर कैपिटल भी हो सकता है, इंडिविजुअल एसेट या लाइबिलिटी क्लास भी हो सकती है। साथ एक और क्वेश्चन नंबर 6 था, 6 + 7 13 मार्क्स के लिए, 13 मार्क्स के लिए
जी ऑटम 17 का क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए है क्वेश्चन का। ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंट टू द ऑडिट सीनियर टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू द अबव मैटर। मीनू पे कुछ मैटर है जिस रिलेटेड आपने क्या करना है, ईमेल ड्राफ्ट करनी है। ये समटाइम एग्जामिनर कहता है आपने लेटर लिखना है, कभी कहता है ईमेल ड्राफ्ट करनी है, और ये लेटर या ईमेल लिखने के भी 1 से 2 नंबर होते हैं सिर्फ फॉर्मेट के। क्या ख्याल है? लेटर अगर हमने लिखना है, ये हमारा पेज है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डेजिग्नेशन, नाम, एड्रेस लिखेंगे जो लेटर लिखने वाला है, मीन फ्रॉम। जो कौन होते हो, नॉर्मली आप होते हो, और आप कौन होते हो, ऑडिटर मीन ऑडिट मैनेजर होते हो। आपकी फर्म का नाम हो तो नीचे फर्म का नाम ABC एंड कंपनी बस लिख देना। इसके बिल्कुल नीचे लेफ्ट हैंड साइड से टू, जिसको लेटर लिखा जा रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस होगा। उसके बिल्कुल नीचे सब्जेक्ट होगा, मीन आप क्या लिखने जा रहे हो, तो वो आपको क्वेश्चन बताएगा। क्या इधर आप ऑडिट प्लानिंग मैटर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हो या क्या डिस्कस करने जा रहे हो। इसके बिल्कुल नीचे जो है वो डेट होगी, और डेट आपकी एग्ज़ाम की डेट होगी। क्या ख्याल है? सपोज आपकी एग्ज़ाम की डेट जो है वो है 11 सितंबर 2022। ठीक हो गया? और उसके बाद कुछ डियर या सर लिख के आगे आपका जो है वो एक छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दे दो तो अच्छी बात है कि आप क्या करने जा रहे हैं। एज पर रिक्वेस्टेड वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लानिंग इशू रिलेटिंग टू दिस क्लाइंट, और यहाँ पे आपका फिर आंसर आ जाएगा। अब ये जो ऊपर इतनी चीज़ है, इसके 1 या 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर होते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है जी ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंट टू द ऑडिटर। तो ईमेल आपने ड्राफ्ट करनी है, और ईमेल आपको शायद ज़िंदगी में कभी की हो तो उसमें टू भी होता है, उसमें फ्रॉम होता है, नहीं होता? फ्रॉम नहीं होता क्योंकि वो आपकी ईमेल आईडी से हो रही है, तो अल्टीमेटली उधर जब जाएगी तो आपकी आईडी से पहुंचेगी। हाँ, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या ख्याल है? सब्जेक्ट के ऊपर सीसी भी होता है। क्या ख्याल है? सीसी कार्बन कॉपी मीन किसको और आपने सेंड करनी है, और बस शायद यही होता है। टू होता है, सीसी होता है, और सब्जेक्ट होता है। खोल के देख लें। सीसी ख़त्म हो गया, ये हम गए जी न्यू ईमेल में। टू होता है, सब्जेक्ट होता है, फ्रॉम ऊपर है आपका एड्रेस, और सीसी भी नहीं है, बल्कि सीसी अगर आपने करना है तो आपको ये सेपरेट वो टू के साथ या कॉमा डाल के जब देते हो। क्या ख्याल है? तो फ्रॉम है, टू है, सब्जेक्ट है। फ्रॉम है, टू है और सब्जेक्ट है। दिस मीन हम ईमेल ड्राफ्ट करने जा रहे हैं तो फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट। और फ्रॉम में अपना एड्रेस दे दो, टू में जिसको आप ईमेल कर रहे हो उसका एड्रेस दे दो, कोई भी abc@hotmail.com या yahoo.com या gmail.com। सब्जेक्ट आप जो लिखने जा रहे हो, और उसके बाद क्या होगा, नीचे आंसर। ये इतने के 1 या 2 नंबर होते हैं। कभी लेटर लिखने के लिए एग्जामिनर कह देते हैं, कभी ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए कह देते हैं। पुराने ज़माने में लेटर कहते थे, अब नए ज़माने आ गए हैं तो अब ईमेल की बात करते हैं, क्योंकि अब लेटर ख़त तो नहीं ना लिखते आप किसी को। क्या कहना है? अब तो व्हाट्सएप आ गया ना, ख़त लिखने की ज़रूरत ही नहीं जी। 6 नंबर के लिए आपको क्या करना है, ड्राफ्ट एन ईमेल टू बी सेंट टू द ऑडिटर सीनियर टू गाइड हिम विद रिगार्ड टू द अबव मैटर। इन ऑडिटर सीनियर को आपने गाइड करना है रिगार्डिंग अबव मैटर, और उसकी ईमेल ड्राफ्ट करनी है 6 नंबर के लिए। You are the audit manager responsible for the audit of Clocks Private Limited CPL. While reviewing the draft planning document prepared by the audit senior, you observed that he has assessed risk of material misstatement due to fraud and risk of management overriding of control as low. Due to the fact that CPL has been an audit client of the firm for last 10 years and no material misstatement have been रिपोर्टेड इन द प्रीवियस ईयर। और ये क्वेश्चन आज आप एज ए असाइनमेंट अटैम्प्ट करके लाए हो मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? और 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। पहली प्रोफेशनल कैप्टिसिज्म की बात करनी है, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट की बात करनी है, मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल की बात करनी है, और रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर की भी बात करनी है। 4 पॉइंट थे, 6 नंबर। इसका मतलब इसमें कोई 1 नंबर या 2 नंबर हम ईमेल ड्राफ्टिंग की तरफ ले जाएं तो बाकी 4 पॉइंट 4 नंबर मिलते हैं।
और उसके साथ एक पार्ट बी है फॉर 7 मार्क्स, जस्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स with regard to risk of material misstatement due to fraud. Suggest appropriate procedures with regard to risk of material misstatement due to fraud. Risk of material misstatement due to fraud से रिलेटेड आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे? अब उसने नहीं कहा कि आइडेंटिफाई करने के लिए आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कौन से प्रोसीजर लिखोगे? एक हमने पढ़े थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर है प्लानिंग स्टेज पे, यहाँ पे वो नहीं पूछेंगे। यहाँ पे क्या पूछेंगे? जनरल प्रोसीजर जो हमने पढ़े थे। क्या कहला? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ट्रांजैक्शन आपको टेस्ट करनी है इंक्वायरी के थ्रू, ट्रांजैक्शन टेस्ट करके कंसीडर करना है, अदर टेस्टिंग इवैल्यूएट करना है, एस्टीमेट के अंदर बायस को, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी आपने देखना है, और साथ आपने बिजनेस राशनल देखना है ऑफ ट्रांजैक्शन मेड आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कहला? 2 तरह के प्रोसीजर हमने पढ़े हैं, एक प्लानिंग स्टेज पे टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर या टू असेस रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और दूसरे हमने जनरल प्रोसीजर पढ़े किस चीज़ को? फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए उसने पूछे, असेसमेंट की उसने बात नहीं की। चीज़ से आगे अगर हम चलें तो स्प्रिंग 17 में टेस्ट किया गया एक क्वेश्चन फ्रॉड से रिलेटेड 4 + 6 10 नंबर के लिए। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट ये है क्वेश्चन की 4 मार्क्स के लिए, आइडेंटिफाई एनी 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिनेरियो। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर आपको 4 आइडेंटिफाई करने हैं, और क्वेश्चन के अंदर उसने कुछ फाइनेंशियल डेटा भी दिया हुआ है। और पेपर खोलते ही स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन नंबर 1 ये था, यू हैव बीन असाइंड द ऑडिट ऑफ सक्कर लिमिटेड SLR लिस्टेड कंपनी for the year ending 31st December 2016. The company engaged in the business of manufacturing security equipment for the local market. During the planning phase, while reviewing the previous year's audit file, you have noted that in 2015, due to introduction of many new equipments in the market and changes in technology, SL faced stiff competition and its market share reduced from 45% to 35%. तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होने से आपका मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हो गया है बाय 10% से, तो ये कंपनी के लिए फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हुए मूव कर सकता है या फोर्स कर सकता है मैनेजमेंट को टुवर्ड्स फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड। क्या ख्याल है? However, the management has now informed you that SL has made significant investment in technology, which has helped the company to increase the market share to 38% in 2016. तो फाइनेंशियल टारगेट सेट किया गया कि हमें मार्केट शेयर 38% तक इंक्रीज करना है। तो अगर टारगेट मीट नहीं होता तो सूरत में भी चांसेस हो सकते हैं क्या? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड। क्या ख्याल है? The following information has been extracted from the draft financial statements. Extract from the statement of comprehensive income 2014, 15 और 16 3 सालों का डेटा है हमारे पास। रेवेन्यू इंक्रीज हुए, फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हुई हैं, फाइनेंशियल चार्जेस तकरीबन डबल से ज़्यादा हो गए हैं, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका डिक्रीज हो गया। रेवेन्यू इंक्रीज होने के बावजूद प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो गया है, तो ये प्रॉफिट का जो डिक्रीज होना है ये क्या शो कर रहा है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। क्या ख्याल है? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो कोई थर्ड पार्टी या शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है तो वो मीट करने के लिए क्या हो सकते हैं? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड। और उसके बाद आपके पास कुछ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिए गए हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपका इंक्रीज हो गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, नहीं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कैश फ्लो का डिक्रीज होना, ये भी क्या क्रिएट करेगा? कैश फ्लो इश्यूज़। क्या ख्याल है? और सर्वाइवल के लिए फिर चांसेस हो सकते हैं किस चीज़ के? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड के। मीन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है लेकिन आप इसको कैश फ्लो प्रॉब्लम का नाम दे दो। तो 4 फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई होते हैं, 2 ऊपर इंफॉर्मेशन से थे और 2 ये फाइनेंशियल डेटा से।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, लेकिन ये पॉजिटिव में जा रहा है ना, नेगेटिव नहीं जा रहा। इनफ्लो है ना, इनफ्लो है और ऊपर फाइनेंशियल चार्जेस भी हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा लोन पे कंपनी बहुत ज़्यादा लोन पे जा रही है, तो यूँ भी कह सकते हो कि लोन पे जा रही है तो बैंक की कोई कोविनेंट्स हो सकती हैं जो मीट ना होने की सूरत में चांसेस ऑफ फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड, ये भी लिखा जा सकता है। क्या कहा, लेकिन कुछ 4 लिखने हैं टोटल, तो जो ईजीली पकड़े जाए लिख दो। 7-6 नंबर के लिए आइडेंटिफाई 4 ऑडिट रिस्क विच द ऑडिटर शुड कंसीडर वाइल प्लानिंग द ऑडिट। 4 ऑडिट रिस्क आपको लिखने हैं अब। चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क। कंपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, ऐसी की बात हुई है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इक्विपमेंट इन द मार्केट एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो सूरत में कंपनी की इन्वेंट्री जो है वो ऑब्सोलीट होने से, अगर पर IAS 2 लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इन्वेंट्री कुड बी ओवर स्टेटेड। क्या कहला। फिर कंपनी अपने एसेट जो है वो चेंज कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग एसेट है उनकी वैल्यू कम हो गई होगी, तो अगर पर IAS 36 उन पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बुक किया जा रहा तो एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवर स्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने के बावजूद कंपनी की जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपका नेगेटिव हो गया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपका नेगेटिव हो गया है, तो ये सीरियस कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कंपनी के लिए, विच में नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपर्ली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर IAS 1। क्या कह रहा है, 3 हो गए। एक चौथा मुझे बताओ क्या हो सकता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर वर्किंग कैपिटल भी आता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर वर्किंग कैपिटल भी आता है, जिसमें डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री की चेंजेस भी आती हैं। अब देखो कंपनी का सेल इंक्रीज होने के बावजूद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव हो गया, तो दिस मीन कंपनी शायद स्ट्रगल कर रही है टू रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स, और अगर कंपनी बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज नहीं करती तो उस सूरत में भी एसेट प्रॉफिट कुड बी ओवर स्टेटेड, एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड। क्या कह रहा है, तो एक आपने IAS 2 इन्वेंट्री ऑब्सोलीट का बता दिया, एक इम्पेयरमेंट की बात कर दी, और आपने कैश फ्लो का बता दिया, और आपने डेटर्स उठाया कि सेल इंक्रीज होने के बावजूद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आपका नेगेटिव है, मीन शायद कंपनी स्ट्रगल कर रही है टू रिसीव फ्रॉम इट्स डेटर्स। क्यों नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप डेटर्स में कैश अपना फंसा रहे हो, मीन वहाँ से रिकवर नहीं कर रहे। क्यों, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी आती हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मीन इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स। तो सेल इंक्रीज़ हुई है तो यहाँ से ये भी इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन ये डिक्रीज़ का मतलब क्या है कि डेटर से कलेक्शन नहीं हो पा रही। जिससे अगर हम आगे चलें, ऑटम 16 में भी एक हमें फ्रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ऑटम 16 क्वेश्चन 2 पार्ट ए, डिस्कस द एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने 4 पढ़ी हुई हैं, बल्कि पीछे ऑटम 21 में उसने यही टेस्ट भी किया 4 नंबर के लिए। 4 नंबर के लिए पार्ट बी, समटाइम द मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडिटर्स इज इंडिकेटिव ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ सच एटीट्यूड सर्कमस्टांसिस। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड के एटीट्यूड मैनेजमेंट के कुछ थे, कुछ क्या ख्याल है, क्या थे? इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू एथिकल पॉलिसीज, लो मोरल ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, वायलेशन, हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ लॉज, और एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ मैनेजमेंट। और 3 नंबर के लिए एक क्वेश्चन इसी का पार्ट सी, आइडेंटिफाई द फ्रॉड रिस्क फैक्टर इन द अबव सिचुएशन। फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं 3 नंबर के लिए, मीन 3। You are the audit of Information Limited IL, which is engaged in the development of customized software. During the last 3 years, IL has become the leading software developer in the industry due to completion of large number of projects. During the initial meeting, the client has informed that अभी तक कोई रिस्क मिला है आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर?
During the last year, IL has become the leading software developer in the industry due to completion of large number of projects. IL has achieved a growth of 60% as compared to the growth target of 30% set for the financial year ending 30th June 2016. तो फाइनेंशियल टारगेट जो है वो ग्रोथ के सेट किए जा रहे हैं, और अगर टारगेट मीट नहीं हो सकते तो उस सूरत में चांसेस हो सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड. And the board of directors are considering to distribute 25% of the profit to management staff as performance bonus. तो फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंशियल गेन्स जो हैं वो मैनेजमेंट के एसोसिएटेड हैं विद प्रॉफिट टारगेट्स, तो मीट ना होने की सूरत में फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड हो सकता है. One of the competitor has shown its willingness to acquire IL. ना एक कंपैक्टर है, रिलेटेड पार्टी थोड़ी ना हो गया. एक कंपैक्टर कंपनी को एक्वायर करने का सोच रहा है तो हाई बिड प्राइस लेने के लिए चांसेस हो सकते हैं टू मैनिपुलेट फिगर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं हो सकता, आपके बैलेंस शीट मीन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन भी हो सकती है जो कंपैक्टर को हाई प्राइस ऑफर करने पे मजबूर करेगी. क्यों? अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन लो है, मीन एसेट कम है, तो फिर शायद कंपैक्टर प्राइस कम ऑफर करेगा. तो इसलिए चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट बैलेंसेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड. जब अगर हम चैप्टर में वापस आ जाएं, फ्रॉड से कुछ चीज़ें और पढ़ना रह गई हैं. सो फ्रॉड स्टेटेड मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ चुके हम. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड, मिस यूज़ ऑफ एसेट फ्रॉड, जनरल प्रोसीजर्स हम पढ़ चुके. फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के प्रोसीजर्स हम पढ़ चुके. दोनों फ्रॉड्स के इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटीज़, एटीट्यूड हम पढ़ चुके. ये एक टॉपिक हमें मिलेगा, सर्कमस्टांसिस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फ्रॉड. मीन फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ये बातें और हैं जो हमें रीड करनी है. मेनली तो हम वो एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटीज़, इंसेंटिव पढ़ चुके हैं दोनों तरह के फ्रॉड के, लेकिन ये उनसे मिलती जुलती कुछ बातें और कुछ बातें इनके अंदर नई हैं जो हमारे नॉलेज को थोड़ा और वास्ट करेंगी. मीन और फ्रॉड रिस्क फैक्टर की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं. सर्कमस्टांसिस दैट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, मीन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप गए हो तो वहाँ से अगर आपको ये सर्कमस्टांसिस नज़र आएँ या क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई इनमें से कोई बात नज़र आए तो दिस मीन क्या है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, मीन फ्रॉड का चांस है. कोई 3 तरह के सर्कमस्टांसिस ने बताए हैं जी. डिस्क्रेपेंसीज इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. डिस्क्रेपेंसी का मतलब क्या होता है? कमी या मिसमैच. मीन चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही. डिस्क्रेपेंसी मीन हेरा फेरी है, कमी है या मिसमैच है. क्या ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कंप्लीट आर टाइमली प्लानर आर इन इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड, मीन ट्रांजेक्शन जो है वो कम्प्लीटली रिकॉर्ड नहीं की गई या इम्प्रॉपरली रिकॉर्ड की जा रही है. दिस मीन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड के चांसेस है. अनस्पोर्टेड आर अनऑथोराइज्ड बैलेंसेस ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन ट्रांजेक्शन जो हैं वो अनस्पोर्टेड हैं, उनके साथ स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे. मीन सेल लिखी है तो उसके साथ कोई सेल इनवाइस भी होनी चाहिए. सेल इनवाइस है तो उसके साथ जब गुड्स गई हैं तो कोई गुड्स डिस्पैच नोट भी होना चाहिए. जब कस्टमर से ऑर्डर मिला है तो उसका कोई सेल ऑर्डर डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए जो रिकॉर्ड में होने चाहिए. अगर ये साथ से नहीं मिल रहे, दिस मीन ये सेल क्या है, फिक्टिशियस लिखी गई हैं, ओवर स्टेटेड है, मीन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड है. मीन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना मिलना. या लास्ट मिनट्स एडजस्टमेंट दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स. मीन ईयर एंड डेट पे आके कोई ऐसी एडजस्टमेंट डाली गई हैं जिससे फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही टोटली चेंज हो गए. तो किस लिए डाली गई हैं? या तो मैनेजमेंट के अपने कोई पर्सनल फाइनेंशियल गेन होंगे, या कोई डिमांड एक्सपेक्टेशन होगी किसी थर्ड पार्टी या शेयर होल्डर की जो मीट नहीं हो रही थी, तो आपने लास्ट मिनट में आके एडजस्टमेंट डाल के रिजल्ट्स को तब्दील करके रख दिया. तो ये भी क्या है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड. एविडेंस आर अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय एक्सेस टू सिस्टम एंड रिकॉर्ड. मीन सिस्टम पे एक्सेस कंट्रोल अच्छे नहीं है. अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय भी सिस्टम को एक एक्सेस कर रहे हैं और इसके एविडेंस हमें नज़र आए हैं. मीन पासवर्ड ही काम नहीं कर रहे, या हमें पता चला कि ये सिस्टम जो है इसका पासवर्ड जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ को भी पता है. तो दिस मीन एम्प्लॉयज़ के लिए
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड करना इजी है। क्यों? एसेट चोरी करके सिस्टम को एक्सेस करके उसके अंदर से क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे। क्यों? ना सिस्टम में होगा और ना पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो तब जाएगा ना जब सिस्टम में है लेकिन कंपनी के अंदर नहीं है। क्या कह रहा है? इसके अलावा क्या हो सकते हैं? टिप्स आर कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट अलेज्ड फ्रॉड। मीन अगर ऑडिटर को टिप्स मिल रही हैं, मीन कोई स्टाफ ने कहा सर आपको पता है ये फलां बंदा बड़ा फ्रॉडिया है, बड़े गलत काम करता है, सर आपको पता है ये दूसरा डिपार्टमेंट जो है ये बड़े गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये पिछली दफ़ा भी ऑडिटर ने पकड़े थे। मीन इस तरह की अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये क्या है? टिप्स। दिस मीन वाकई ही कोई फ्रॉड का चांस है। रटा नहीं लगाना, जस्ट एक दफ़ा रीड करना है कॉन्सेप्चुअली, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मिले तो ये भी क्या है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। इसके अलावा क्या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं? कन्फ्लिक्टिंग आर मिसिंग एविडेंस। मीन एविडेंस डॉक्यूमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रहे। सेल इनवॉइस पे अमाउंट जो है वो 5 लाख लिखी हुई है, जबकि हमने जब पीछे सेल ऑर्डर देखा उसके ऊपर भी ऑर्डर के टाइम पे अमाउंट एग्री की गई थी और वहाँ पे सपोज 3 लाख लिखी हुई है। ये क्या है? कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस। मीन आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मीन मैच नहीं कर रहे, या एविडेंस मिसिंग है, मीन मिल ही नहीं रहे। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मीन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे मैचिंग के लिए, तो इस मीन फ्रॉड का चांस है। क्यों? एक्चुअल ट्रांजेक्शन होगी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी। डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड, मीन डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर किए गए, डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर किए गए, मीन ओरिजिनल नहीं है, जेन्युइन नहीं है। क्या कहला? मीन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फिगर्स जो हैं कुछ ऐसे फॉन्ट से लिखी गई हैं जो फॉन्ट जब का ये डॉक्यूमेंट है तब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लाइक कैलबरी फॉन्ट। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स और रिकन्सिलिएशन। मीन रिकन्सिलिएशन आपने परफॉर्म की, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं लेकिन उसे रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा कि ये डिफरेंसेस किस चीज़ के। इस मीन शायद वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है नहीं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, जिसकी वजह से रिकन्सिलिएशन मीन मैचिंग चीज़ें नहीं मिल रही। अनयूजुअल बैलेंस शीट चेंजेस आर चेंज इन ट्रेंड आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशो। मीन बैलेंस शीट के अंदर कुछ अनयूजुअल चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। अनयूजुअल मीन डेप्रिसिएशन। हमने देखा मोटर व्हीकल है जो 3 से 5 सालों में ये कंपनी की मोटर व्हीकल मीन ट्रक ट्रालियाँ जो है वो फारिग हो जाते हैं, लेकिन कंपनी उसको 5% पे डेप्रिसिएट कर रही है। मीन 20 साल लाइफ लिख के बैठी हुई है। ठीक है, अनयूजुअल चेंजेस। वारंटी कंपनी ने लिखी है कितनी? 5000 की, जबकि कंपनी की एक प्रोडक्ट की वैल्यू 10,000 है मिनिमम। ठीक है, अनयूजुअल आइटम्स इन द बैलेंस शीट जो आपको फ्रॉड की इंडिकेशन देंगे। इनकंसिस्टेंट, वेग, इनकंसिस्टेंट, बीच में छोड़ गए कुछ, हम छोड़ा था नहीं कुछ, नहीं। इनकंसिस्टेंट, वेग आर इम्प्लॉजिबल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मैनेजमेंट आर एम्प्लॉइज। मीन किसी एक अकाउंट बैलेंस स्टेटमेंट हमने एम्प्लॉय से इंक्वायरी की तो एक बंदे ने बात कुछ और की, दूसरे ने बात ही बिल्कुल डिफरेंट कर दी। मीन आपस में चीज़ें मैच नहीं कर रही। मीन लॉजिक जो है इनकी बातों से क्लियर नहीं हो रहा। 5% डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है मोटर व्हीकल की। मैनेजमेंट से डिस्कस किया, सर 5%, उन्होंने कहा हमारी मर्जी, हम 5% पे करें, 10% पे करें, जबकि नहीं, आपने डेप्रिसिएशन रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ देखना होता है। मीन मोटर व्हीकल 5% का मतलब 20 साल चलेंगी। 20 साल तो आजकल को बंदा नहीं चलता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या कह रहा है? ठीक है। वेग मीन अनक्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही हैं, मीन क्लियर नहीं हो रहा, मीन खुल के वो बातें बता नहीं रहे, दिस मीन फ्रॉड का चांस है। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कन्फर्मेशन रिप्लाइज। बैंक से हमने कैश एट बैंक कंफर्म किया, उन्होंने बैलेंस कुछ और बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है। लोन लीजेस की अमाउंट हमने कंफर्म की किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन्होंने अमाउंट कुछ और बताई, इंटरेस्ट रेट कुछ और बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ है। डेटर हमने कंफर्म किया कि क्या आपने इतने पैसे कंपनी के देने हैं, उसने कहा पागल हो गया, मैंने तो कंपनी का एक देला नहीं देना। तो ये क्या है? फ्रॉड के चांसेस है। मीन शायद सेल फिक्टिशियस रिकॉर्ड की गई थी अगेंस्ट डेटर्स, या लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट मेड टू अकाउंट रिसीवेबल। इन अकाउंट रिसीवेबल में बड़ी बड़ी एंट्रीज की गई हैं, और अकाउंट रिसीवेबल जब भी कंपनी सेल को ओवरसेट करेगी फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड करके, तो कभी भी कैश सेल रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्यों? कैश सेल में आपको कैश शो करना पड़ेगा कहाँ पे, तो क्या करेगी? क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेगी। और अगर डेटर के अंदर आपको बड़ी बड़ी अमाउंट की एंट्रीज नज़र आ रही हैं जो रूटीन से हट के, उतनी बड़ी अमाउंट कभी किसी कस्टमर को आपने उधार पे बेची ही नहीं, तो दिस मीन यहाँ पे फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड करके फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड हो रहा है।
अनएक्सप्लेन्ड आर इनएडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंट रिसीवेबल, सब लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? सारे रिसीवर्स का एक कंबाइंड अकाउंट कंट्रोल अकाउंट। अब उस कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस अगर बाकी सारे रिसीवर्स के अकाउंट के बैलेंस ऐड करके उनके साथ मैच नहीं कर रहा, तो इस मीन क्या है? कोई फ्रॉड या एरर के चांस भी हो सकते हैं, लेकिन फ्रॉड भी हो सकता है। शायद फिक्टिशियस सेल किसी एक डेटर के अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उसके अगेंस्ट कंट्रोल अकाउंट में जो है वो एंट्री नहीं हो सकी थी। या क्या हो सकता है? अनएक्सप्लेन्ड इनएडिक्वेटली एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन कस्टमर स्टेटमेंट एंड अकाउंट रिसीवेबल सब लेजर। मीन एक कंपनी क्या करती है, एवरी मंथ अपने कस्टमर को उसकी स्टेटमेंट भेजती है कि भाई मंथ के स्टार्ट में आपका ये बैलेंस था, ड्यूरिंग मंथ आपने इतनी चीज़ें हमसे परचेज़ की हैं, इतनी आपने रिटर्न की हैं, तो एंडिंग बैलेंस आपका इतना है जो आपने हमें देना है। अब अगर ये कस्टमर स्टेटमेंट उस रिसीवेबल लेजर के साथ मैच नहीं कर रही, तो दिस मीन या तो कस्टमर स्टेटमेंट गलत है या फिर रिसीवेबल लेजर गलत है। और ज़्यादा चांसेस हैं कि रिसीवेबल लेजर गलत है। क्यों? कस्टमर स्टेटमेंट तो आपने कस्टमर को भेजनी है ना, उसे गलत भेजोगे तो आगे से चपेड़े मारना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है? कोई फिक्टिशियस सेल उसके लेजर में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लेजर बैलेंस जो है उसकी स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। मिसिंग आर नॉन एग्जिस्टेंस कैंसल्ड चेक्स। इन चेक कोई डिसऑनर हुआ है, इन किसी कस्टमर की तरफ से मिला था, पेमेंट लेनी थी, तो रिकॉर्ड के अंदर उसको डिसऑनर लिख के उसके बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिए गए। तो हमने देखना चाहा वो किधर है मिसिंग चेक। क्यों? उसके ऊपर कोई बैंक की स्टैंप होती है ना जब डिसऑनर होता है, लेकिन वो चेक मिल ही नहीं रहा। दिस मीन शायद वो डिसऑनर हुआ नहीं, पैसे कोई एम्प्लॉई अपने अकाउंट में अपनी पॉकेट में डाल चुका है और उसको डिसऑनर लिख के उसके बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है? हो रहा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड। वापस भेजते हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने कहा जी कि हमने वापस भेजा, लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो इसलिए हमने जो है वो बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दी। या चेक की डेट जो है वो 4 माह की थी और 4 माह बाद जब क्लियरेंस के लिए गया तो आगे से क्या हुआ जी, बैंक ने डिसऑनर कर दिया। और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि 4 माह पुराने डेटर्स जो हैं उन्हें बैड डेट्स रिकॉर्ड कर देते हैं। इन इस तरह से भी बैड डेट्स अगर रिकॉर्डेड हैं अगेंस्ट कैंसल मीन डिसऑनर चेक, और वो चेक आपको मिल नहीं रहा, रिकॉर्ड के अंदर है नहीं। क्यों? आपने देखना होता है ना कि हाँ ठीक है बैड डेट्स रिकॉर्ड किया है, तो दिखाओ कहाँ पे इसका डिसऑनर चेक है। हाँ अगर वो मिल गया तो चलें ठीक है, इतनी अमाउंट के बैड डेट्स ठीक हैं, लेकिन अगर उसका डिसऑनर चेक नहीं, आपको मीन सपोर्टिंग एविडेंस नहीं मिल रहा कि किसके अगेंस्ट ही आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो इस मीन यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट फ्रॉड के चांसेस हैं। जिसके अलावा क्या हो सकता है? मिसिंग इन्वेंट्री आर फिजिकल एसेट ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन वैल्यू के, बड़ी वैल्यू के एसेट या इन्वेंट्री जो है वो मिसिंग या रिकॉर्ड में है, आपको कंपनी के अंदर मिल नहीं रही, तो क्या थेफ्ट स्टीलिंग के चांसेस है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनकंसिस्टेंट विद एंटिटीज रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसीज। मीन कंपनी की पॉलिसी है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन सब कुछ कंप्यूटराइज रख रहे हो, तो आपने कुछ इसके मैनुअल रिकॉर्ड भी रखने हैं। अब सिस्टम के अंदर एंट्रीज हैं, लेकिन उनका कोई मैनुअल रिकॉर्ड आपको कहीं पे नहीं मिल रहा, मीन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। मीन सिस्टम के अंदर सेल रिकॉर्डेड है, उसकी इनवॉइसेस आप फिजिकल रखनी चाहिए थी, नहीं मिल रही। उसके डिस्पैच नोट फिजिकल होने चाहिए थे, नहीं मिल रहे। उसके ऑर्डर फिजिकल होने चाहिए थे, नहीं मिल रहे। तो इस मीन सिस्टम के अंदर फिर कोई फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए, मीन फ्रॉड का चांस है। फ्यूअर आर ग्रेटर रिस्पॉन्स टू कन्फर्मेशन दैन एंटिसिपेटेड। कि हमारी एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम 100 डेटर्स को कंफर्म करें तो उनमें से 20 को तो हमें रिप्लाई दे देते हैं कि बैलेंस हमने इतना देना है, लेकिन इस कंपनी का हम ऑडिट करने गए, 100 की कंफर्मेशन हमने सेंड की, सिर्फ 5 का रिप्लाई मिला। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई 20 तो कम से कम रिप्लाई देते हैं, इसमें 5 का रिप्लाई मिला है, बाकी 15 का रिप्लाई नहीं मिला, तो हो सकता है वो डेटर या कस्टमर एग्जिस्ट ही ना करते हो। क्या ख्याल है? एक दफ़ा एक कंपनी के डेटर मैं कंफर्म कर रहा था। कैसे कंफर्म करना था? एड्रेस नहीं था, फ़ोन पे इंक्वायरी करनी थी। मैंने फ़ोन किया, अभी सिर्फ इतना बताया है कि मैं फ़लाँ ऑडिट फर्म से बात कर रहा हूँ, आगे से झट से रिप्लाई और यस हमने इस कंपनी के इतने पैसे देने हैं, फ़ोन ठक बंद। मतलब मैंने भी पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ अभी
बताया है कि मैं फ़लाँ ऑडिट फर्म से बात कर रहा हूँ, वो हाँ हमने इस कंपनी के इतने पैसे देने हैं, फ़ोन ठक बंद। और बाद में हमने चेक किया तो वो किसी घर का नंबर था। मीन वहाँ पे कोई बंदा बिठाया हुआ था कि जैसे ही ऑडिटर की कॉल आई तो तूने बैलेंस कंफर्म करना है, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता था कि उसने जब पूछना है तो फिर कंफर्म करना है। मीन इस तरह से फिक्टिशियस डाटा रिकॉर्ड करके यूँ कंफर्मेशन भी आपकी करवा दी जाती है। ठीक है, हाँ टेलीफोनिक नहीं होता, लेकिन हमने ऐसे ही टेलीफोन कर लिया कि चलो लेटर का रिप्लाई नहीं आ रहा तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं, क्योंकि नंबर है हमारे पास। तो फ़ोन पे बंदा बिठाया हुआ था उन्होंने, और बाद में पता चला किसी घर का एड्रेस था। मीन कोई कंपनी वैसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सो यहाँ पे भी क्या है, फ्यूअर आर ग्रेटर रिस्पॉन्स टू कन्फर्मेशन दैन एंटीसिपेटेड, मीन फिक्टिशियस डाटर हैं जिनके अगेंस्ट फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड है, मीन फ्रॉड का चांस है। Inability to produce evidence of key system development and program change testing and implementation activities for current year system changes and deployment mean कंपनी ने कोई अपना IT सिस्टम जो है वो चेंज किया और चेंज से कोई एविडेंस प्रॉपर नहीं मिल रही कि क्यों चेंज किया है, क्या रीज़न थी। तो हो सकता है कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड के लिए उन्होंने सिस्टम को चेंज किया है ताकि फिगर्स को मैनिपुलेट किया जा सके। सी क्या है, जस्ट रीडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर से फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने में हेल्प दे सकती हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, सर्कमस्टांसिस रिलेटिंग टू फ्रॉड, प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। मीन मैनेजमेंट आपको मुंह नहीं लगा रही, मैनेजमेंट आपको रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही। आपने मैनेजमेंट से एक एविडेंस मांगा, कल ले लीजिएगा, कल गए सर परसों ले लीजिएगा, परसों गए आगे से उसने लड़ना शुरू कर दिया, आपको एक दफ़ा कहा ले लीजिएगा। इसका मतलब कोई इनका मसला है जो हमें ये बहाने भी बना रहे हैं और आगे से इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। सो डैनियल ऑफ एक्सेस, डैनियल मीन डिनाई करना, ऑफ एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड फैसिलिटी सर्टन एम्प्लॉइज कस्टमर वेंडर्स आर अदर्स, मीन किसी से हमें इंक्वायरी चाहिए, कोई कंफर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैनेजमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही। दिस मीन कोई फड्डा है, कोई मसला है, मीन फ्रॉड का चांस है। Undue time pressure imposed by management to resolve complex or contentious issues। मीन एक चीज़ हमने जिस डेट पे चेक करनी है उस डेट पे हमें चेक नहीं करने दी जा रही ताकि एंड पे हमारे ऊपर टाइम प्रेशर आ जाए तो हम जल्दी जल्दी में बस थोड़ी सी वेरिफिकेशन करें और कहीं ओके है। दिस मीन की फ्रॉड का चांस हो सकता है। कंप्लेंट्स बाय मैनेजमेंट अबाउट कंडक्ट ऑफ ऑडिट, मीन मैनेजमेंट हमारी ऑडिट टीम के बारे में फर्म को कंप्लेन कर रही है, जी आपकी टीम काम नहीं सही कर रही है, आपकी टीम हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, जबकि टीम अपना नॉर्मल रूटीन की चेकिंग करना चाह रही है लेकिन मैनेजमेंट उससे रिलेटेड कंप्लेन कर रही है। दिस मीन कोई ना कोई मसला है फ्रॉड से रिलेटेड, जो वो चाहते हैं कि ये टीम नहीं कोई नई टीम आए, क्यों इन्हें अब सारी वो चीज़ों का पता चल चुका है, ये शायद ट्रेस कर लेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैनेजमेंट इंटीमिडेशन ऑफ इंगेजमेंट टीम मेंबर्स, मीन प्रेशराइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि खबरदार ये चीज़ हाईलाइट की वरना डैश 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 कर देंगे, मीन फ्रॉड का चांस है। अनयूजुअल डिलेज बाय द एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, मीन की इन्फॉर्मेशन आपने पूछी, जानबूझ के डिले कर रहे हैं ताकि ऑडिटर भूल जाए अगले दिन, या एंड पे आके टाइम इसके पास कम हो कि चीज़ों को प्रॉपर्ली वेरीफाई ही ना कर सके। अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल फॉर टेस्टिंग थ्रू कैट्स, कैट्स स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कैट्स, कि जहाँ पे क्लाइंट कंपनी का सिस्टम कंप्यूटराइज हो तो हमें ऑडिट भी कंप्यूटराइज परफॉर्म करना होता है, मैनुअल नहीं। कैसे कंप्यूटराइज ऑडिट आपने परफॉर्म करना होता है, थ्रू ऑडिट सॉफ्टवेयर। जिस तरह से एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, हम इसको सिस्टम में इंस्टॉल करके रन करते हैं, ये सिस्टम के अंदर सारी फाइलों सारे फोल्डर्स को चेक करके हमें बताता है कहाँ कहाँ पे वायरस है, वो रिपोर्ट करता है। उस तरह से कैट्स भी कोई ऑडिट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम क्लाइंट के सिस्टम में जाके रन करते हैं, और ये सिस्टम के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा पड़ा है, मीन कंप्यूटराइज्ड डाटा पड़ा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उनके ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देते हैं। अब अगर क्लाइंट हमें ये कैट्स अप्लाई करने की परमिशन नहीं दे रहा कि भाई इससे मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू मेरा सिस्टम बहुत महंगा है, करप्ट हो जाएगा, वायरस आ जाएगा इसके अंदर,
नहीं आपका सॉफ्टवेयर जब मेरी मेमोरी स्पेस खा जाएगा जिससे मेरी सिस्टम की प्रोसेसिंग रुक सकती है, इस तरह के बहाने बना रहा है, तो दिस मीन यहाँ पे कोई ना कोई फ्रॉड का चांस हो सकता है। तो क्या लिखा हुआ है, अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग थ्रू कैट्स and unwilling to add or revise disclosure in financial statement to make them more understandable। में कुछ disclosure financial statements के अंदर चाहिए जो हमने मैनेजमेंट को कहा कि आप प्रोवाइड करें, लेकिन मैनेजमेंट जानबूझ के वो डिस्क्लोजर प्रोवाइड नहीं कर रही, मैं उन चीज़ों को खुल के एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, दिस मीन कोई फ्रॉड का चांस है। अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल ऑन टाइमली बेसिस मीन मैनेजमेंट फेल हो गई है नॉन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने में, दिस मीन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड है। क्या ख्याल है, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का फ्रॉड है। कुछ अदर भी हो सकते हैं, अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू प्रेजेंट ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दो चार्ज विद गवर्नेंस, हमें मैनेजमेंट तक एक्सेस नहीं दी जा रही, मीन मिलने से रोका जा रहा है, दिस मीन ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट से ये ना मिलें, क्यों, कोई बातें ना खुल जाए, मीन कोई फ्रॉड का चांस है। अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट अपीयर टू बी एट वेरियंस विद इंडस्ट्री नॉर्म्स, इंडस्ट्री की पॉलिसीज कुछ और हैं, इस कंपनी की पॉलिसीज कुछ और हैं, मैं इंडस्ट्री के साथ मैच नहीं कर रही, दिस मीन कोई फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रॉड हो रहा है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन, कंपनी जानबूझ के बार बार डेप्रिसिएशन रेट मेथड चेंज करती रहती है, दिस मीन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रॉड के चांसेस हैं। क्यों, एक आपने एस्टीमेट चेंज किया तो कुछ सालों तक आपको इसके ऊपर चलना चाहिए, एवरी ईयर चेंज करना ठीक बात नहीं है। एंड टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ एंटिटीज कोड्स ऑफ कंडक्ट, कंपनी के अंदर पॉलिसीज रूल्स को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, क्यों, खुद भी शायद मैनेजमेंट ओवर राइडिंग ऑफ कंट्रोल में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी चांसेस हो सकते हैं फ्रॉड के। मीन ये जस्ट रीडिंग के लिए हैं, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट वही था जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मैनेजमेंट के एटीट्यूड, हाँ लिखने का एंगल थोड़ा डिफरेंट था, ये कुछ बातें बीच में नहीं भी थी, मीन ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प देंगे। चैप्टर अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ चीज़ें और रह गई हैं, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके वाइंड अप करेंगे, लेकिन कल आप टेस्ट दे रहे हो, चैप्टर 3 कंप्लीट, एक लास्ट पेज छोड़ के, एक लास्ट पेज NFPOs छोड़ के, मीन कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर का क्वेश्चन होगा, कोई ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन होगा, कोई एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन होगा, क्या ख्याल है, तो अटैम्प्ट किया जा सकता है। इतना बड़ा टेस्ट नहीं है कि आपको जाके बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, ऑलरेडी तैयारी है आपकी अगर पिछला टेस्ट दिया हुआ है तो। ये टेस्ट आप लोगों के आज फिर रह गए, कल वापस करेंगे।